नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। कहानी पेरेंटिंग से संबंधित है कि किस प्रकार माता पिता बड़ी मुश्किल से, मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चों को कुछ बनने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों का व्यवहार विपरीत क्यों हो जाता है? ये हमारे समाज के सामने कई सवाल हैं। माता पिता को बच्चों के साथ और बच्चों को माता पिता के साथ समझौता करना चाहिए, क्योंकि समझौता ही जीवन है। किस प्रकार से सुधा, जो कि अपने बच्चों से प्रताड़ित होती है और उसे अंतिम निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो ये इसी विषय को केंद्र में रखकर आज की कहानी का ताना बाना बुना गया है। अनुभवों के पिटारे में से आज जो कहानी निसृत हुई है उसका शीर्षक है अंतिम निर्णय। कहानी शुरू करती हूँ। सुधा जी की आदत थी कि सुबह उठने के बाद उन्हें गर्म पानी चाहिए, इसलिए सुबह 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकलकर वो अपने बेटे और बहू का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन वृंदा और पलाश अभी तक उठे नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा तब तक उसे गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में 9 बज गए। सुधा जी से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद वृंदा की जगह पलाश ने आकर दरवाज़ा खोला। तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था। रसोई में ताला लगा हुआ है, तुम रसोई का दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। वृंदा भी तिल मिलाते हुए उठी और चाबी लाकर सुधा जी के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाज़ा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से मेरा सिर दर्द करने लगा है। अपनी बहू को सोता देखकर कभी कोई सास खुश हुई है जो आप मुझे सोता देखकर खुश होंगी? रोज़ तो सुबह से मशीन बनी रहती हूँ, कम से कम संडे को तो थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। आखिर सुधा जी ने रसोई का दरवाज़ा खोला, खुद के लिए गर्म पानी किया, बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर गई। गर्म पानी वहीं पर रखकर पहले वह अपने पोते मनु के लिए दूध गर्म करने चली गई। नाश्ते के समय पलाश ने वृंदा से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूँगी। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वृंदा को रसोई में नाश्ता करते देख पलाश गुस्से में आकर सुधा जी से बोला, देख लो माँ, ये सब आपके ही कारण है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। सुधा जी बेटे की बात सुनकर हैरान रह गई। वह अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मन ही मन वह सोच रही थी कि क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था। जब शादी के 7 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो कितने खुश थे घर में सब लोग। कुछ साल बाद पति का देहांत हो गया। तब भी सुधा जी ने हिम्मत करके अपने बेटे पलाश और सुहास को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, नौकरी लायक बनाया, दोनों की शादी करवाई। लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनी, बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग अलग हो गए। सुधा जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पर सुहास अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाली मंजिल पर पलाश अपनी पत्नी और सुधा के साथ रहने लगा। सुधा जी को रखने को लेकर दोनों भाइयों में बहुत बहस हुई थी।
सुहास ने साफ मना कर दिया कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा। मजबूरी में पलाश को अपने पास सुधा को रखना पड़ा। सच कहूँ तो उस समय की बेटे के जन्म के समय की बधाइयाँ आज मेरे कानों में चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद पलाश कमरे में आया। पोहे की प्लेट सुधा जी के सामने टेबल पर रखते हुए, या यूं कहूँ कि पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो। आखिर एक ही बहू को परेशान करती रहोगी, दूसरी से कोई तो लेना देना ही नहीं है आपका। सुधा जी को पलाश की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पोहे की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। सुधा जी उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार सुधा जी ने सोच समझकर एक निर्णय पर पहुंची। शाम को सुहास अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने गया हुआ था। पलाश और वृंदा भी बाहर खड़े हुए थे। तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर घर पर आया। उसे देखकर चारों बहू बेटे हैरान परेशान रह गए। आते ही उसने पूछा, क्या मैं सुधा जी से मिल सकता हूँ? सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। सुधा जी भी अंदर से आई। क्या आप ही सुधा जी हैं? जी मैं ही सुधा हूँ। अरे हाँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इससे पहले सुधा जी आगे कुछ कहती, पलाश बोला, कौन सा मकान बेच रही है माँ? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? सुहास ने भी कहा। क्या तुम लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी? मकान तो मेरे पति का बनवाया हुआ है, मेरे नाम पर है। किस हक से मकान में से हिस्सा मांग रहे हो? सोच रही हूँ वापस गांव चली जाऊँ, जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत की थी, वहीं जाकर अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन बिता सकूँ। मैं मकान बेचकर गांव में ही ज़मीन खरीद रही हूँ, वहीं पर रहूँगी। फिर हम लोगों का क्या होगा? मुझे नहीं पता। तुम लोगों के हाथ पैर चलते हैं, उससे भी तेज़ ज़ुबान चलती है। अपने आप कमाओ, अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। मैंने अंतिम निर्णय ले लिया है। माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं तो माँ भी स्वार्थी हो सकती है। अगर बेटे तुम जैसे हों तो माँ को भी वैसा होना पड़ेगा। मैं ये मकान बेच रही हूँ, ये मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और देख लो, कहकर सुधा जी ब्रोकर को मकान दिखाने चली गई। कुछ दिनों के बाद मकान बिक गया। सुधा जी गांव में मकान लेकर रहने लगी। खाली समय बच्चों को पढ़ाती, शांत वातावरण में अपनी ज़िंदगी बिताने लगी, क्योंकि उसने अपना अंतिम निर्णय ले लिया था और गांव में जाकर सुखमय वातावरण में वो अपनी ज़िंदगी यापित करने लगी। ये था सुधा जी का अंतिम निर्णय। आपको कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।